रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। बार्स का रोल बड़ा क्लिदी है जी। क्या आप क्या रायामा बार्स की तरफ से क्या राय आती है, बार्स क्या कहती हैं ओवरऑल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मेरे साथ रेहान अजीज़ मलिक साहब जो सदर सिंध हाई कोर्ट बार हैं। उनके नाम छोड़िए, वैसे बताइए क्या कहती हैं बार्स? बार का देखें, जैसे सिंध हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट का मैंने नाम लिया, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का उनका नाम मैंने लिया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हमारा मौक़िफ़ हम एक पेज पे, हम इस सारी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आउटसोर्स किया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है। अगर आप ऐसी आप ये एक्सप्रेशन बड़ा सख्त है आपका कि आउटसोर्स किया जा रहा है, क्योंकि आईनी अदालत भी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बनाने की कोशिश है। कॉन्स्टिट्यूशन से मुआवजा नहीं होगा, रिडंडेंट हो जाएगी। आप जब आर्टिकल 189 को भी अमेंड कर देंगे, 184(3) को भी आप अमेंड कर देंगे, उसकी जजमेंट भी बाइंडिंग नहीं होगी। 199 को भी किया जा रहा है, 199 को भी किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 9 जो है 9 में तो एक इजाफी है, लेकिन 8 वाले इख्तियारात कमी हो रही थी फंडामेंटल राइट्स में। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, यानी लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, उसको भी आप करें। आर्टिकल 8 को भी आप अमेंड करें, इंसानी हकूक, यानी आप पूरा जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। और आप एक कोर्ट ऐसी बनाने जा रहे हैं जिसको मैं ये समझता हूं, चूंकि मैं ये उसको कहूंगा कि वो सियासी कोर्ट बनने के लिए जा रही। सियासी कोर्ट मैं बता रहा हूं उसकी वजह क्या है कि उसकी आप कहते हैं कि जो आईनी अदालत है वो एक पॉलिटिकल कोर्ट है। मैं इसलिए कि उसकी जो अपॉइंटमेंट का तरीकेकार है वो प्राइम मिनिस्टर विद कंसल्टेशन प्रेसिडेंट करेंगे। ये तजर्बा हमने जजेस की तैनाती में पहले कर लिया हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो जजेस लगाए जाते थे। तो उसके बाद ये जुडिशल कमीशन वाला तरीका अपनाया गया। वो तरीका फेल हो गया था पहले वाला भी, जो प्राइम मिनिस्टर की हालांकि जो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन होती थी वो बाइंडिंग होती थी, इवन देन वो तजर्बा हमारा फेल हुआ। तो आज जब आप एक सियासी तैनाती करेंगे तो उस कोर्ट के ऊपर क्या ट्रस्ट होगा? और मुझे उससे भी आगे, अगर ये आईनी अदालत बन जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत होगी? वो एक सबॉर्डिनेट कोर्ट होगी, वो एक जस्ट दीवानी कोर्ट होगी। उसके पास तो कोई ना उसकी जजमेंट बाइंडिंग होगी बाकी इंस्टीट्यूशन पे, ना सुप्रीम कोर्ट के पास 184 के अख्तियार होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वही केसेस सुनेगी, प्रॉपर्टी के सुनेगी, कोई मर्डर केस आ गया है, कोई 190 का अख्तियार जो है वो भी चला जाएगा, आईनी अदालत 184 भी चला जाएगा। 199 इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर जो हाई कोर्ट से उनके पास है रिट जुरिस्डिक्शन। उसमें भी आपने कदगन लगा दिए कि अगर आप सिक्योरिटी का इशू कहेंगे कि ये रिलेटिंग टू सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर रेट भी लाए नहीं करेगी। तो यानी आप जिसको मर्जी सिक्योरिटी के नाम पे फिर उठा रहे, जिसको मर्जी आप महबूस कर ले, वो इख्तियार भी वफाकी आईनी अदालत के पास चले जाए। मैं उस पर यह कहना चाह रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको कहा जा रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अगर आप जुडिशल रिफॉर्म की बात करते हैं, 7 से 8 लाख केसेस पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेस पेंडिंग है। आप वहां तो रिफॉर्म नहीं ला रहे, आप एक नई कोर्ट बना रहे हैं। कितने केसेस है टोटल? 187 जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, उसके लिए आप एक नई कोर्ट बना रहे हैं। टोटल तादाद उन केसेस की 187 है। 187 उसके लिए आप तो जो 7 लाख 8 लाख केसेस नीचे, उस पे आपने जुडिशल रिफॉर्म। रज़ा साहब, जो एक सबसे बड़ा इस वक्त सामने चैलेंज नजर आता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की बाकायदा मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीजन नजर आती है। ये जो 8 रुकनी फैसला आया हमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसमें 2 इख्तलाफी नोट को भी डिस्कस किया गया। 2 इख्तलाफी नोट में जो कुछ पहले लिखा गया था वो भी आपने पढ़ा। फिर ये जो नया कमीशन के अंदर इन्होंने तश्कील 9 की है उसकी, कि सीनियर मोस्ट 2 जजेस के अलावा आप चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया गया एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। वो एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त लिख दिया और ख़ुद इजलास में भी नहीं बैठे। अब क्या बनेगा उसमें? नदीम भाई, सबसे पहले तो जो जजमेंट आई उसके अंदर हमने तो जो बड़े बड़े जुरिस्ट थे और बड़े बड़े जो जजेस साहबान जिनकी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हुआ करती थी, हमने तो हमेशा डिसेंटिंग नोट भी बड़ा डिसेंसी के साथ विद रीजंस अपना वो डिसेंट करते थे कि मेरा व्यू ये, अगर मेजॉरिटी व्यू हो तो उनका ये है। ये हमने कभी नहीं सुना था। ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में, जुडिशल हिस्ट्री में हुआ कि 2 जजेस साहबान ने ये लिख दिया है कि बाकी उन इदारों को कहा गया है कि आप इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करें। ये बिल्कुल जो जुडिशल नॉर्म्स है उनके बिल्कुल खिलाफ है। जजों ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, फैसले मानना ही ना माने। और ये कभी जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आप डिसेंट करें, आप रीजंस दें कि मेरा ये व्यू है, इन जजेस साहबान। और फिर 5 जजों ने जो वजाहत जारी की उसके ऊपर काजी फायदी साहब ने रजिस्ट्रार से पूछा कि बताओ ये वजाहत कैसे है। ये भी कभी नहीं हुआ कि डिप्टी रजिस्ट्रार को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो खत लिखे, ऐसे खतूत
वजूद वाली ये नई बातें अभी हमने इस क्या वजाहत सही की गई थी या कोई रूल तोड़ के की गई? नहीं, उन्होंने वजाहत चूंकि उस जजमेंट के अंदर थी जो 12 जुलाई वाली थी, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि अगर इफ देयर इज एम्बिग्युइटी तो एनीबॉडी फील एग्री, उस पहले फैसले के अंदर लिखा हुआ था कि हमें अप्रोच कर लें, तो उन्होंने एप्लीकेशन भी उस पर दे दिया, उस पर तो नोटिस भी जरूरी नहीं था। तो फिर काजी साहब ने वो खत क्यों लिखा? वो तो फिर काजी साहब की अपनी मर्जी है। लेकिन दूसरी बात ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं। देखिए, जब ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट, जिसको जुडिशल रिफॉर्म का नाम या जो भी उसको कह लें, ये उसके लिए तो डे बाय डे मतलब उस पर प्रोग्रेस चलती थी, लेकिन जब इजलास बुला लिया गया तो 2-2 घंटे बाद अर्जन होता रहा। क्या वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस 2007 है नेशनल असेंबली के और 2012 उसके सेनेट के, क्या उसको फॉलो किया गया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है लेजिस्लेशन का, उसको फॉलो किया गया? आप एक बगल से डॉक्यूमेंट ला के तो उस पर लेजिस्लेशन करवा रहे और वहां पे वोटिंग करवाने के लिए जा रहे, हमने तो कभी नहीं ऐसा सुना। दूसरी बात यह कि इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो आप अंडर आर्टिकल 89 ऑर्डिनेंस लाते हैं और फिर देखें कमाल कि वो 120 डेज के लिए होता है। अगर ये परमानेंट, आपने तो अभी 1 साल पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए आपने ये अख्तियारात चीफ साहब ने वापस किए थे। मैं तो समझता हूँ इसमें ज्यादा मुनासिब था कि ये जो सिचुएशन अभी अराइज हुई है, इसमें वही दोबारा से उसको कर देते खत्म और चीफ को वही अख्तियारात दोबारा वापस दे देते, अगर यही करना था। अब देखें, आप लोग चैलेंज कर रहे हैं इसको, बात जारी है। मैं अर्ज कर रहा हूं, पर्सन ओरिएंटेड लेजिस्लेशन इज ऑलवेज अ बैड लॉ। आपने एक डिस्क्रिप्शन दे के इसको मेलस पे मबनी आपने अपना ये ऑर्डिनेंस कर दिया। मेलस है इसलिए कि आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ऐसा अगर होता कि अगर एक जज जो 3 सीनियर लोगों में से अवेलेबल नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नेक्स्ट उसमें शामिल हो, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? इसमें देखिए, हमारी बार के मेंबर चौधरी एहतशामुल हक साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस, आप भी फ्रीक बनेंगे, बार भी फ्रीक बनेंगे। देखिए, वो हो गया तो जो भी फैसला होगा एक ही है, उसमें फ्रीक बनना या ना बनना, लेकिन हमारा मौकफ उसके बिल्कुल है कि ये देखिए जुडिशरी के अंदर मनूवरिंग है। ये देखिए, आपने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जुडिशरी के अंदर मैनूवरिंग हो रही है। देखे ना, आप कैसे कर सकते हैं नदीम भाई कि आप एक चीफ साहब को, एक सीनियर बंदे को निकाल के और आप उसको डिस्क्रिप्शन दे रहे कि अगला नेक्स्ट जो उसको नॉमिनेट कर, या तो ये हो ना कि जो सीनियर में से अवेलेबल नहीं, नेक्स्ट सीनियर उसका ऐसा होगा तो हम कहेंगे ये बोनाफाइडी तब होता कि इफ नॉट अवेलेबल। तो मैं वही कह रहा हूं, तो पिक एंड चूज करेंगे तो वो राना साहब जब आपने, अच्छा रियासत साहब आप बता दें, मैं बात का सोचता हूं कि पाकिस्तान में बड़े सियासी लीडर्स का अगर नाम लिया जाए तो सबसे वजनी नाम इस वक्त नवाज शरीफ का है, 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान बहुत पॉपुलर है, लेकिन उन्होंने 4 साल की एक्सटेंड किया या 3.5 साल की, तो नवाज शरीफ 3 दफ़ा रह चुके हैं, उससे पहले वज़ीर आला भी रहे। इस पूरे क्राइसिस में, जहाँ कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर, अपने जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त के अंदर लिखा है कि इस करंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर ये जो काम क्यों किया गया, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में नवाज शरीफ का क्या रोल है? मैं ये अक्सर सोचता हूँ, क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब पे देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद अगर 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे, वो मियाँ साहब लेके आए थे, तो उनका एक अपना वजन है। और मैं समझता हूँ चूँकि मियाँ साहब का, सच्ची बात है, हमने तो काफ़ी दिन हो गए ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई उनकी स्टेटमेंट सुनी है। हमें नहीं पता कि इस सारी, हम तो इनडायरेक्ट ज़राए से ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि मियाँ साहब का इस पर क्या व्यू है, वो व्यू हमने डायरेक्टली नहीं सुना। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब, मेरी ज़ाती राय कि मियाँ साहब एक जो गुड लेजिस्लेशन है ना, उसको सपोर्ट करेंगे, जिससे जिस तरह से ये सारी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बताई गई हैं ना, मेरी ज़ाती राय कि शायद मियाँ साहब इस पे इख्तलाफ रखते हूँ, चूँकि मियाँ साहब, वो शायद क्यों है, मतलब नवाज शरीफ इज हेड ऑफ पीएमएल है, बिल्कुल यही बात है, लेकिन चूँकि हमने नहीं सुना, चूँकि जैसे बिलावल हमें कैसे पता चले, बिलावल भुट्टो साहब की आपने स्टेटमेंट सुन ली है कि बनानी है, मजबूरी है, ज़रूरी है। देखे ना, मजबूरी क्या है ना, ये सारी जो लेजिस्लेशन है ना, इसके पीछे जो मजबूरी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो मजबूरी इस वक्त शहबाज शरीफ की तो हो सकती है, बिलावल की नहीं है। बिलावल क्यों कर रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आई बात। देखिए, इस वक्त तो दोनों पार्टियां हुकूमत में बैठी ना, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी। रोल ऑफ नवाज शरीफ होना चाहिए, मैं समझता हूँ, है कहीं पे नजर आता है, नहीं है, या मिसिंग नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं है। और हम कहते हैं कि होना चाहिए, और उनको सामने आके इसके ऊपर अपना व्यू देना चाहिए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं इस पे एग्री हूं या इस पे डिसएग्री हूं मियां साहब को, बिल्कुल। चूंकि देखिए, कौम कुछ हो, 1000 इख्तलाफ हो सकते हैं लोगों को,
3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे, 2/3 मेजॉरिटी लेके आए, उनका व्यू आना चाहिए। उनकी जितनी बात की से होगी शायद किसी और पॉलिटिकल लीडर की उतनी बात नहीं होगी, उसका उनका मियां साहब का व्यू इस पे आना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि नवाज शरीफ का मियां साहब कहां खड़े। अब जो इस वक्त सामने उनके फेस हैं, सच्ची बात है मियां साहब का जितना वजन है उनका तो नहीं है, उन पे तो लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते।